नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल की बातचीत को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए ये कहानी शुरू करते हैं। तो विकी और डॉक्टर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और इसी बातचीत में डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। उनके मेंटर ने भी उनसे कहा था कि तुम दो में से एक को चुनकर नहीं चल सकते, इसलिए दोनों भावनाओं के बीच मेंटल और फिज़िकल इमोशंस, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर तुम चलोगे तो तुम लाइफ में खुश रहोगे और आगे बढ़ोगे। वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और साथ में वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो थोड़े ज़्यादा भावुक किस्म के इंसान इसलिए बन गए हैं क्योंकि वो अपनी माँ को खो चुके हैं। लेकिन वो ऊपर से सख्त खुद को बनाने की कोशिश भी करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। और साथ में वो यही बातचीत के बीच में उनका ध्यान फिर से उसी पहली बातचीत पर शिफ्ट हो जाती है कि आखिर डॉक्टर तापसी वहाँ पे क्या कर रही है। और वो फिर से विकी से वो सवाल करने लगता है कि बताओ मुझे, मेघालय के उस छोटे से गांव में डॉक्टर तापसी क्या कर रही है? आखिर वो यहाँ क्यों गई है? जैसा कि तुमने कहा वो अपनी बहन की वजह से गई है, पर उसकी बहन वहाँ क्या कर रही है? जहाँ तक मुझे पता है वो रिपोर्टरी की पढ़ाई कर रही थी। और ये सुन के तो विकी हैरान। विकी कह रहा है क्या वो रिपोर्टर है? जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, वो एक रिपोर्टर है, वो एक जर्नलिस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता ने कहा कि वो एक आर्किटेक्ट, मतलब एक डिज़ाइनर है, मतलब वो ड्राइंग बनाती है, वो एक आर्टिस्ट है। क्या? हाँ, मैं तो यही जानता हूँ और मेरे पिता भी यही जानते हैं क्योंकि वो हमारे होटल में के पास आई थी और मेरे पिता से परमिशन उसने मांगा था ड्राइंग बनाने के लिए। कहा था कि वो वो ड्राइंग बनाएगी और वो स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ड्राइंग करना चाहती है। जैसे जैसे हर चीज़ बन रही है उस सब कुछ, हर एक डिटेल्स वो अपनी ड्राइंग में डालना चाहती है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करती है। पर जब मैं उससे मिला था और मैंने उससे जब पूछा था कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, तो उसने कहा था, विपाशा ने, कि वो वो एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती है। वो पूरी दुनिया के सामने सच लाना चाहती है। अमीर गरीब हर किसी को एक बराबर देखती है। उसने कहा था कि अमीरों का जो ये शान है, दिखावा है, वो दुनिया के सामने सच लेकर आएगी। वो दुनिया को बताएगी कि वो कितने दिखावटी लोग हैं और बनावटी ज़िंदगी जीते हैं। वो ये सब उसने बताया था कि वो रिपोर्टर बनेगी, वो दुनिया के सामने सच लाएगी। वो एक ड्राइंग आर्टिस्ट बन गई? मैं ये मान नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। कहीं कहीं वो छिपकर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर रिसर्च तो नहीं कर रही थी ना? डॉक्टर ये बोलने के बाद फिर खुद सोच में पड़ जाते हैं, क्या मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी? फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। और डॉक्टर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। विकी शॉक्ड और चेयर पे बैठ जाता है और वो चेयर पे बैठते ही टेबल पे अपना हाथ रखता है और फिर अपने ही हाथ को सर पे सहलाते हुए कहता है, आखिर आखिर उसने मुझसे कितना कुछ छुपाया है। आखिर वो क्या चाहती थी मुझसे, मेरी फैमिली से? और क्या ये बात उन गुंडों को पता थी? और क्या इसलिए उन्होंने उसे मारा?
आखिर सच क्या है? आखिर क्या सच है जो मैं नहीं जानता? मेरे मामी का सच क्या है? मेरे मामा का सच क्या है? मेरे फैमिली में, मेरे आसपास में, मेरे चाहने वालों ने मुझसे कितना कुछ छुपाया है। आखिर आखिर मैं कहाँ हूँ? किस पे भरोसा करूँ, किस पे ना करूँ, विकी यही सोच रहा होता है। वो बहुत परेशान, दुखी, निराश, हताश होता हुआ कमरे से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा होता है। उसकी टकरार उसके पिता से होती है, पर वो अपने पिता की तरफ देखता भी नहीं है और चला जा रहा होता है। तभी उसके पिता उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसके पिता की आवाज़ सुन और उसने पिता का हाथ देख वो अपने पिता को गले लगाए कहता है, आखिर सब ने मुझसे झूठ क्यों कहा? सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा क्यों रहे? क्या मैं सच जानने के काबिल नहीं हूँ? उसके पिता ये सुनकर हैरान होते हैं। क्या वो अब भी नाराज़ हैं? वो मन ही मन ये सोच रहे होते हैं अपने बेटे को गले लगाए हुए। तभी एकदम से विकी अपने पिता के गले को छोड़ उनकी बाहों से दूर हो अकेले कॉरिडोर में बढ़ता ही जाता है। उसके पिता वहीं सोच और विचार में खोए हुए बस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या? क्या वो अब भी हमसे नाराज़ है? लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अब ठीक था कुछ वक्त पहले, फिर ऐसा क्या हो गया? और इधर डॉक्टर भी उसे परेशान दिख रहे थे, जो पीछे घूम रहे होते हैं। जैसे ही वो घूमते हैं तो वो भी यही नज़ारा देखते हैं, डॉक्टर को भी परेशान। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर पहले विकी डॉक्टर से ही मिलने गया था, तो क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता? वो फिर डॉक्टर के पास जाने लगते हैं और डॉक्टर के कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं, डॉक्टर आयुष्मान। वो विकी के पिता को हाथ को देख और आवाज़ को सुन एकदम से चौंकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं, आप? जिस पर वो कहते हैं, हाँ क्या हुआ है, आप परेशान दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। ये कहकर वो चले जाते हैं। विकी के पिता हैरान और कंफ्यूज रहते हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ऐसा भी क्या हुआ है जो मुझे पता नहीं, और सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। जैसा कि मेरे बेटे ने कहा कि सब मुझसे क्यों सब कुछ छुपाते हैं। मुझे भी अब ऐसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले जो मेरे बेटे ने कहा वो मुझे भी महसूस हो रहा है कि क्या मैं सच जानने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा हूँ। और ये सोचते हुए वो अपने हाथ की ओर नज़र फेरते हैं और उन्हें नज़र आता है कि उनके हाथ में एक पानी का बॉटल था, जो भरने के लिए वो अपनी पत्नी के कमरे से बाहर आए थे। और अब वो फिर से उस पानी के बोतल को लेकर पानी के फ़िल्टर के पास जाते हैं और पानी भरते हैं। पानी भरकर वो अपनी पत्नी के पास जाने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं रास्ते भर में कि अपनी पत्नी के सामने वो इस तरह से परेशान नहीं दिख सकते, वरना वो अपने बेटे के बारे में सुनकर और परेशान हो जाएगी। और इसी ख्याल में वो अपने दिमाग को कमरे से बाहर शेक करते हुए सर को कहते हैं, शांत हो जाओ, जो भी है हमारा बेटा समझदार है और वो उस वक्त आने पे सच हमें बता देगा। तब तक के लिए रिलैक्स रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहते हुए
वो कमरे के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया। पर वो देखते हैं कि उनकी पत्नी सो रही है और उसका सोता हुआ चेहरा देखकर उनके चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी भरी स्माइल आ जाती है और वो खुशी उनके चेहरे पे ऐसे चमक रही होती है कि उस चमक को उसकी पत्नी महसूस कर रही होती है और वो आंखें खोलकर अपने पति को देखती है और वो अपनी पत्नी की आंखें खुली देख हैरान होते हुए कहते हैं, तुम तो अभी सो रही थी ना। वो कहती है, हाँ, लेकिन जैसे ही आप आए और आपकी आवाज़ मेरे कानों में आई तो वैसे ही मेरी नींद टूट गई। अरे, तुम्हारी नींद कितनी कच्ची है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो क्या? हाँ, लगता है तुम बहुत परेशान रह रही हो। इतनी कच्ची नींद अच्छी बात नहीं होती है, बच्ची थोड़ी ना हो। जिस पर वो कहती है मुस्कुराते हुए, उम्र के साथ बूढ़े बच्चे बन जाते हैं। कहावत नहीं सुनी क्या आपने? हाँ, लेकिन तुम बच्ची नहीं हो और तुम्हें बच्चा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और हमारी उम्र ही क्या है। अभी तो हमें और लंबा जीना है और एक दूसरे का और ख्याल रखना है। ये अपनी पत्नी के पास जाते हुए अपनी पत्नी के सर से सर लगा कर कहते हैं और कहते हैं, अब तुम आराम करो। ये कहते हुए अपनी पत्नी को बिस्तर में लिटाने लगते हैं। वो कहती है, मुझे बाहर जाना है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं व्हील चेयर लेकर आता हूँ। जिस पर वो कहती है, नहीं, मुझे चलना है। वो कहते हैं, अभी 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 नहीं। वो कहती है कि कोशिश करने पे ही तो नतीजा दिखेगा ना। पर डॉक्टर ने अभी कहा है कि तुम अभी होश में आई हो, अभी तुम्हें नहीं। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। मुझे लगता है कि वो परेशान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मतलब वो है, हाँ, वो थोड़ा परेशान तो है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, वो जो भी है वो ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो हमारे बेटे को, वो बहुत समझदार है, वो हर सिचुएशन को संभालना जानता है। हाँ, मैं जानती हूँ, आखिर वो हमारा बेटा है, वो सबसे समझदार होगा ही। लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहती हूँ। पर वो तो अभी तुमसे मिलकर गया है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये अस्पताल में ही कहीं है, तो मैं उसे बुला कर लेकर आता हूँ। मैंने कहा ना, मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर पहले चेयर लेकर आने दो। आप फिर से चेयर की बातें करने लगे। मैंने कहा ना, व्हील चेयर लेकर आने दो। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं हुई तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर तुम्हें फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो कहती है, ठीक है। और जैसे ही वो व्हील चेयर लेने के लिए बाहर जाते हैं, वो अपने बिस्तर से अपने पैरों को उतारती है अपने हाथ से पकड़कर। और जैसे ही वो बिस्तर से अपने पैरों को उतारती है और ख़ुद को खींच तान के ज़मीन में खड़ा करने की कोशिश करती है, वैसे ही वो गिरने वाली होती है। तभी उसके पति आते ही अपनी पत्नी को पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना, अभी नहीं। तुम क्यों नहीं सुनती? देखो, अभी तुम गिरने वाली थी। वो अपने पति के कंधे पे हाथ रखते हुए अपने पति के सपोर्ट के साथ खड़ी होने की कोशिश करते हुए कहती है अपने पति की ओर देखकर, देखिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगी तो मैं कैसे चलूँगी? वो कहते हैं, हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं इसे सपोर्ट में लेकर आया था। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम चलो। अगर आप चाहते हैं तो बस मुझे थामे रखें, बाकी मैं चल लूँगी। ठीक
ठीक है। फिर वो कहते हैं अपनी पत्नी को खड़ा करते हुए कि देखो, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना जब मैं नहीं रहूँगा, प्रॉमिस करो मुझसे। वो कहती है ठीक है। वो उसे बिस्तर पे बिठाते हैं और कहते हैं देखो, नंगे पैर चलना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए चप्पल पहनो। वो चप्पल पहनाते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं अब मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ को मेरे कंधे पे रख रहा हूँ और तुम्हें कमर से पकड़ रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखना कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी डिसबैलेंस फील हो तो तुम मुझे थाम लोगी। ये मत सोचना कि तुम अकेले चल लोगी। हाँ, मैं समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको थाम कर चल सकूँ। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही तो रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूजे के लिए हैं। एक पति वही होता है जो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, अच्छे बुरे हर वक्त में। तो आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे पति हैं? नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हाल में तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अगर तुम्हें दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई तो शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ खुद को चोट मत पहुँचने देना। मैं तुम्हें वो दर्द दोबारा दर्द में नहीं देख सकता। ये कहते हुए रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, पर वो आंखें के आंसू को पोंछने के बजाय अपनी पत्नी को और कस के थाम लेते हैं। उसकी पत्नी अपने एक हाथ से अपने पति के आंसू पोंछते हुए कहती है ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना ख्याल रखना ही होगा। आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्रीशियस हो। ठीक है। ये कहते हुए वो अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं और फिर अपनी पत्नी को कहते हैं एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करो। वो बहुत कोशिश करती है। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करती है अपने पैरों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए हों और वो चाह के भी अपने पैरों को हिला नहीं पा रही हो। वो कहती है मुझे लगता है कि मेरे पैर कभी काम नहीं करेंगे। वो कहती है कि मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं लगता कि मैं चल सकती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम कोशिश करना चाहती हो और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें चलाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी पत्नी को के पीछे जाते हैं और पहले कहते हैं कि तुम मेरे पैर पे बाहर अपना पैर रखो और मैं तुम्हें चलाऊंगा। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से तो आप और हम दोनों ही गिर जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं तो रुको, मैं सामने आ जाता हूँ। अब तो तुम मेरे पैर पर पैर रख सकती हो। हमको ज़्यादा ही पास नहीं है। ओहो, क्या तुम्हें हमारे पुराने दिन याद आ गए? तुम्हें याद है जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे? बस भी करो, कैसी बातें कर रहे हो अभी? अरे मैं क्या ही कह रहा हूँ, पर मैं अभी भारी हूँ ना, आपको चलने में दिक्कत होगी। अरे तुम इतनी भी भारी नहीं हो मेरे लिए और ना ही कभी हो सकती हो। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो और मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पर्सन भी।